सेमेस्टर 3 प्रशुल्क टैरिफ। यहाँ टैरिफ या प्रशुल्क वर्ड एक नया वर्ड है सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो वर्ड है प्रशुल्क, ये इसका अर्थ है टैक्स या शुल्क या ड्यूटी। ये जो तरीका है ये संरक्षण देने के लिए अपनाया जाता है, ये प्रोटेक्शन देने के लिए देश के द्वारा चालू किया जाता है या लागू किया जाता है, इसे इम्पोज किया जाता है। ये संरक्षण की सबसे लोकप्रिय विधि है, बहुत मोस्ट पॉपुलर है, जो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इम्पोर्ट जो की जाती है वस्तुएं उस पर लगाई जाती है। इसे हम तटकर भी कहते हैं, कस्टम ड्यूटी भी हम कहते हैं इसे। सीमा शुल्क, ये कस्टम ड्यूटी भी कहलाता है, सीमा शुल्क कहलाता है। प्रशुल्क का अर्थ है वे सभी करों की सूची, वो सभी कर, उसके लिस्ट जो विदेशों से आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। और चूंकि ये विदेशों से आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं इसीलिए इसे आयात कर या इम्पोर्ट ड्यूटी भी कहा जाता है। यहाँ हम एक परिभाषा देख सकते हैं प्रोफेसर एल्सवर्थ के अनुसार, प्रशुल्क करों की वे मात्राएं हैं जो राष्ट्र के द्वारा विदेशी आयातों पर लगाई जाती है। प्रोफेसर एल्सवर्थ का टैरिफ कैन बी डिफाइंड एज अ शेड्यूल ऑफ ड्यूटीज लेविड अपॉन द इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू अ गिवन कंट्री फ्रॉम एब्रॉड। विदेशों से जो मात्राएं लाई जाती है उस पर जो शुल्क लगता है वह प्रशुल्क है। मतलब विदेशों से अगर कुछ वस्तुएं लाई जाती है तो जो टैक्स की मात्रा इम्पोज की जाती है, लगाई जाती है, उसे हम प्रशुल्क कह सकते हैं, वो प्रशुल्क कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं विस्तृत अर्थ में। पर प्रशुल्क के अंदर बहुत सारे कर आते हैं, जो वस्तुएं जैसे आयात कर भी आते हैं, निर्यात कर भी आते हैं और परिवहन कर या ट्रांजिट ड्यूटी भी आते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड ट्रांजिट ड्यूटी। परिवहन कर, यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी जो आयात पर कर लगाए जाते हैं, निर्यात कर जो वस्तुओं के निर्यातों पर लगाए जाते हैं कर, वो निर्यात कर या एक्सपोर्ट ड्यूटी है। परिवहन कर, यहाँ परिवहन कर एक अलग कॉन्सेप्ट है। परिवहन कर का अर्थ है वह कर जो किसी देश के द्वारा, जो दो देश व्यापार कर रहे हैं उन दोनों देशों के द्वारा नहीं लगाया जाता है, बल्कि अगले तीसरे किसी देश के द्वारा लगाया जाता है। मान लेते हैं कि कोई दो देश व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने के समय उसके सामानों को तीसरे देश की कोई अलग देश है जिसकी सीमा से होकर गुजरना पड़ता है या उस देश से होकर के आना पड़ता है, तो ये तीसरा देश उस पर टैक्स लगाता है, कर लगाता है। इसे परिवहन कर, ट्रांसपोर्ट टैक्स भी कहा जाता है, ट्रांजिट ड्यूटी भी कहा जाता है। पर ये कर अभी लोकप्रिय नहीं है। साधारणतः हम निर्यात कर, आयात कर को देख सकते हैं। निर्यात कर प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात पर लगाया जाता है। जो सब देश कृषि पदार्थ, खनिज पदार्थ का निर्यात करते हैं उन सभी देशों के द्वारा निर्यात पर, प्राथमिक निर्यात वस्तुओं के निर्यात पर निर्यात कर लगाया जाता है। ये देश, ये अल्प विकसित देशों के द्वारा ही ज़्यादातर लगाया जाता है और ये आय प्राप्त करने के लिए देश की सरकार द्वारा लगाया जाता है, ताकि प्राथमिक वस्तुओं, खनिज पदार्थों, कच्चे मालों के निर्यात से कुछ आय उसे प्राप्त हो सके, देश को प्राप्त हो सके। अब आयात कर, जहाँ आयात कर है ये आयातों पर कर है और ये लोकप्रिय है और ये बहुत प्रचलित भी है। ये आयातों पर लगाए जाते हैं और इसे हम प्रशुल्क या टैरिफ भी कहते हैं। साधारणतः इसे टैरिफ के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, प्रशुल्क के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रशुल्क के कुछ प्रभावों को। प्रशुल्क के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। प्रशुल्क के प्रभाव दो प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। पहला, वस्तु विशेष के संदर्भ में प्रशुल्क के प्रभाव, मतलब यहाँ आंशिक साम्य विश्लेषण, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं अलग अलग तरीके से प्रशुल्क के प्रभाव। और दूसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रशुल्क के प्रभाव, पूरी अर्थव्यवस्था पर, मतलब ये जनरल इक्विलिब्रियम है, ये सामान्य साम्य विश्लेषण के अंतर्गत है। तो प्रशुल्क के प्रभाव दो तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। पहला, हम पहले अध्ययन में आते हैं आंशिक साम्य विश्लेषण के अंतर्गत प्रशुल्क के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टैरिफ अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो यहाँ हम देखते हैं इसके कुछ प्रभाव हैं।
जो प्रोफेसर किंडलबर्जर के द्वारा व्यक्त किया गया है। ये प्रभाव है राजस्व प्रभाव, संरक्षण प्रभाव, ये सारे प्रभाव हैं। उपभोग प्रभाव, पुनर्वितरण प्रभाव, व्यापार की शर्तों पर प्रभाव, प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव, आय प्रभाव, भुगतान संतुलन पर प्रभाव। अब इसे हम देखते हैं 1 बाय 1 कि ये कैसे प्रभाव हैं। पहला, राजस्व प्रभाव, रेवेन्यू इफेक्ट। राजस्व से जैसे पता चलता है, राजस्व मतलब सरकार की आय, देश की आय। राजस्व प्रभाव तब प्राप्त होता है जब प्रशुल्क की दर बहुत ऊंची नहीं हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊंची प्रशुल्क की दर होती है तो व्यापार अपने आप बंद हो जाता है। मतलब इसे हम निषेधात्मक प्रशुल्क या प्रोहिबिटिव टैरिफ भी कह सकते हैं। अगर निषेधात्मक प्रशुल्क लग जाता है, मतलब बहुत ऊंचा प्रशुल्क लगा दिया जाता है, तो व्यापार बंद हो जाएगा और आयात भी प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और इससे व्यापार नहीं होगा और आय की भी प्राप्ति नहीं होगी। और अगर आयात प्रतिबंधित हो जाएगा तो आयात के बदले जो टैक्स है वो टैक्स या आय भी प्राप्त नहीं होगी। तो राजस्व प्रभाव तभी तक प्राप्त हो सकता है जब तक कि टैक्स की दर बहुत ज़्यादा, टैरिफ की दर, प्रशुल्क की दर बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं हो। ये लगभग चुकाई जा सकने वाली स्थिति में हो। तो अब हम इसके प्रभावों को देखते हैं। यदि प्रशुल्क ऐसी वस्तुओं के आयातों पर लगाया जाता है जिसका देश में बिल्कुल उत्पादन नहीं होता है, तो इससे प्रशुल्क का पूर्ण संरक्षण प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर देश में उत्पादन नहीं हो रहा है उस वस्तु का और उस वस्तु पर प्रशुल्क लगाते हैं तो उससे आय प्राप्त होगी, पर संरक्षण देश के उद्योगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में उस वस्तु का उत्पादन ऑलरेडी नहीं हो रहा है और सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। किंतु ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ संरक्षणात्मक प्रभाव ज़रूर पड़ता है, क्योंकि अन्य उत्पादनों की मांग होने लगती है। हम यहाँ पे एक चित्र के द्वारा इसे देख सकते हैं और इस चित्र के द्वारा हम सभी प्रभावों की जांच करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं डी डिमांड है और ये एस डैश ये पूर्ति है, पूर्ति की रेखा है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं जो संतुलन का बिंदु है। तो यहाँ P3 पर संतुलन हो रहा है। तो यहाँ P2 और P1 बिंदुएं हैं। ये संरक्षण प्रभाव को दिखा रहा है, ये उपभोग प्रभाव को, ये चित्र है, इसे हम देख लेंगे। और इसे ये मांग और पूर्ति x अक्ष पर दिखा रहा है और ये y अक्ष पर प्रशुल्क को बताया जा रहा है, टैरिफ को बताया जा रहा है, इसे हम देख लेंगे यहाँ। और ये ब्लैक एंड किया हुआ है, ये विशुद्ध हानि है, ये नेट लॉस है जिसे दिखाया जा रहा है, जिसे हम आगे व्याख्या करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं इस रेखा चित्र में एस डैश जो है वो वस्तु की घरेलू पूर्ति वक्र है। एस डैश वस्तु का घरेलू पूर्ति वक्र है। इसे हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी लागत के आधार पर पूर्ति की जा रही है। डी डैश घरेलू मांग वक्र है। डी डैश घरेलू मांग वक्र है, घरेलू मांग वक्र है। और यहाँ डी डैश घरेलू मांग वक्र है। OP3 व्यापार न होने की स्थिति में कीमत है। ये OP3 व्यापार न होने की स्थिति में वस्तु की कीमत है। अब स्वतंत्र व्यापार होने पर कीमत घटकर OP1 हो जाता है, कीमत अपने आप कम होकर OP1 हो जाता है। यहाँ OM1 घरेलू उत्पादन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यहाँ OM1 घरेलू उत्पादन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इतना उत्पादन घरेलू प्रोडक्ट है, घरेलू उत्पादन है। M1 M4 आयात की गई मात्रा है, ये जो अतिरिक्त कंजप्शन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, ये M1 M4 मात्रा आयात की हुई मात्रा है। यहाँ तक हम देख रहे हैं OM1 घरेलू उत्पादन है, M1 M4 आयात की गई मात्रा है। मान लेते हैं सपोज आयात पर प्रशुल्क P1 P2 लगाया जा रहा है, मतलब ये P1 P2 मात्रा, ये प्रशुल्क की मात्रा है, इतना मात्रा में प्रशुल्क लगाया जा रहा है, P1 P2 प्रशुल्क लगाया जा रहा है। P1 P2 प्रशुल्क लगाया जा रहा है। इससे घरेलू उत्पादन OM1 से बढ़कर OM2 हो जाएगा, घरेलू उत्पादन OM1 से बढ़कर OM2 हो जाएगा। और उपभोग OM4 से घटकर OM3 हो जाएगा, उपभोग OM4 से घटकर
OM3 हो जाएगा। यहाँ आयात घटकर M1 M4 से M1 M2 M3 हो जाता है। M1 M4 से घट करके M2 M3 हो जाएगा। M1 M4 से घट करके M2 M3 हो जाएगा। यहाँ तक आयात आ जाता है। आयात कम हो करके कम हो जाएगा। इसका मतलब प्रशुल्क के प्रभाव से क्या होगा कि घरेलू उत्पादन बढ़ जाएगा, उपभोग थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि जो विदेशी वस्तु का उपभोग हो रहा था वह कम हो जाएगा, और आयात घटकर M1 M4 से घट करके वो और कम हो जाएगा। तो इसका प्रभाव हम यहाँ पे देखेंगे। P1 P3 निषेधात्मक प्रशुल्क होगा जिससे व्यापार बंद हो जाएगा। अगर P1 P3 मात्रा में प्रशुल्क लगाया जाता है P1 से P3 तो ये निषेधात्मक प्रशुल्क होगा, इससे व्यापार पूरा बंद हो जाएगा। परंतु अगर P1 P2 प्रशुल्क लगाते हैं इतनी थोड़ी मात्रा में तो इससे व्यापार चलता रहेगा और व्यापार में और प्रशुल्क से आय की भी प्राप्ति होती रहेगी। और राजस्व की प्राप्ति है BFGC क्षेत्रफल के बराबर, और इसे हम रेवेन्यू इफेक्ट भी कहेंगे। यहाँ हम चित्र में देखते हैं BFGC जो है क्षेत्रफल वो राजस्व है, मतलब कितना मात्रा में राजस्व प्राप्त हो रहा है। BFGC ये टोटल राजस्व है जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, ये देश की सरकार को प्राप्त हो रहा है, और इस आय को कहेंगे राजस्व प्रभाव। ये चित्र ए के द्वारा स्पष्ट है। अब रेवेन्यू इफेक्ट यहाँ दिख रहा है। अब दूसरा इफेक्ट है प्रशुल्क का संरक्षण प्रभाव, प्रोटेक्शन इफेक्ट। संरक्षण से आयात सबसे पहले तो प्रशुल्क जो है वो आयात पर लगाया जाता है जैसा हम जानते हैं, तो आयात की मात्रा अपने आप नियंत्रित हो जाती है क्योंकि आयात की कीमत बढ़ जाती है। अब आयात की कीमत बढ़ने पर आयात की मात्रा घट जाएगी और नियंत्रित भी हो जाएगी क्योंकि उसकी मांग लोग अब कम करने लगेंगे क्योंकि कीमत बढ़ रही है। जब आयात कम होगा तो उपभोग के लिए कुछ उत्पादन और ज़रूरी होगा जिससे घरेलू उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होगा और विदेशी प्रतियोगिता उनकी या तो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ करके OP2 हो जाएगा और M1 M2 यहाँ संरक्षण प्रभाव है और यह पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है, मतलब पूर्ति बढ़ाने की कैपेसिटी देश में होनी चाहिए। यहाँ M1 M2 संरक्षण प्रभाव है जिसे हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यहाँ M1 M2 संरक्षण प्रभाव है, ये प्रभाव संरक्षण प्रभाव है। M1 M2 संरक्षण प्रभाव। अब हम आगे के प्रभावों को देखते हैं। उपभोग प्रभाव, कंजम्पशन इफेक्ट। प्रशुल्क से कीमतें बढ़ जाती हैं, आयातों की कीमतें, और घरेलू उपभोग जो आयातों पर डिपेंडेंट था, उस पर निर्भर करता था, वो कम हो जाता है। OP1 कीमत और उपभोग OM4 था जब प्रशुल्क नहीं लग रहा था तब, और अब कीमत बढ़कर OP2 हो जा रहा है और उपभोग घटकर OM3 हो जा रहा है प्रशुल्क के बाद, मतलब उपभोग में कमी हो रही है, उपभोग कम हो रहा है। पुनर्वितरण प्रभाव, यहाँ पुनर्वितरण प्रभाव को हम देख सकते हैं। प्रशुल्क से कीमतों में वृद्धि हो जाती है और उत्पादकों की आय बढ़ जाती है क्योंकि उत्पादक जो सामान बेच रहे होते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है और उसकी कीमत बढ़ने से उत्पादकों की आय बढ़ती है, परंतु उपभोक्ताओं की आय कम हो जाती है क्योंकि वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ जाता है। इसका मतलब प्रशुल्क के बाद पूर्ति वक्र A से B तक पहुंच जाता है और वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, उत्पादकों की आय बढ़ती है और उपभोक्ताओं से आय उत्पादकों के पास जाता है। इससे आकृष्ट होकर के कुछ और उत्पादक इस क्षेत्र में जुड़ जाते हैं और उनको भी आय प्राप्त होने लगती है। यहाँ P1 A B P2 लाभ है जिसमें पुराने उत्पादक भी हैं और A के भी क्षेत्रफल नए उत्पादक भी हैं, जो पुनर्वितरण प्रभाव है। हम यहाँ पुनर्वितरण प्रभाव को देख सकते हैं। ये पुनर्वितरण प्रभाव है, यहाँ आय का पुनर्वितरण भी हो रहा है और नए उत्पादक भी आकर के आय प्राप्त कर रहे हैं।
व्यापार की शर्त पर प्रभाव। व्यापार की शर्त पर प्रशुल्क का प्रभाव ये होता है कि निर्यात सस्ता लगने लगता है क्योंकि आयात महंगा हो जाता है। अब आयात महंगा होने से व्यापार से लाभ होने लगते हैं क्योंकि निर्यात से ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है और आयात में कमी होने लगती है, निर्यात में वृद्धि होने लगती है। आयात में कमी होने से आयात की जो आयात के लिए चुकाई गई कीमतें हैं वो कम हो जाती है और घरेलू उत्पादन बढ़ जाता है, आय में वृद्धि होती है और आयात कम होने से व्यय में कमी होती है और व्यापार की शर्तें अनुकूल हो जाती हैं। ये व्यापार की शर्तों पर प्रभाव है। प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव ये होता है कि प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति क्षीण हो जाती है क्योंकि विदेशी प्रतियोगिता का प्रभाव नहीं रहता है और डर नहीं होता है, तो इससे घरेलू उत्पादन करते हैं और उत्पादन को सुधारने के लिए उतना प्रयोग नहीं करते हैं। इससे प्रतिस्पर्धा करने की अयोग्यता उत्पन्न होती है और ये अकुशल घरेलू उद्योगों को संरक्षण इससे प्राप्त होता है। इससे आर्थिक पिछड़ापन भी होता है और उपभोक्ताओं को हानि भी होती है। तो ये इसका एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव है प्रशुल्क का, जो हम यहाँ देख सकते हैं। इसके कुछ और प्रभाव हैं, जैसे प्रशुल्क के प्रभावों में और कुछ आते हैं, जैसे ये आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। प्रशुल्क के प्रभावों में आय में हम ये देखते हैं कि आयातों में कमी हो जाती है क्योंकि आयातों की कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी मांग कम होने से आयात अपने आप कम हो जाते हैं और विदेशों में जो व्यय हो रहा था आयात के कारण से वो कम हो जाता है। उसके बाद जो खर्च उपभोक्ता विदेशी वस्तुओं पर कर रहे थे अब देशी वस्तु खरीदने में करते हैं, तो देश में ही व्यय में वृद्धि होती है और घरेलू मुद्रा से वास्तविक आय और घरेलू रोजगार में वृद्धि हो जाती है और घरेलू आय और देश की राष्ट्रीय आय अपने आप बढ़ने लगती है। परंतु अगर देश में यहाँ एक स्थिति है, अगर देश में पूर्ण रोजगार है तो इस अवस्था में मुद्रा प्रसार या इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और साथ ही दूसरे देश में आयात की कमी से उससे आय में कमी और साथ में एक प्रभाव ये भी होगा कि मान लेते हैं हम किसी दूसरे देश से आयात कर रहे हैं। अब अगर हम दूसरे देश से आयात करते हैं और उस देश से अब आयात नहीं कर रहे हैं और हम प्रशुल्क लगा करके उसके आयातों को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब उस देश की आय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इससे उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इसे प्रशुल्क को पड़ोसी को गरीब बनाने की नीति भी कहा जाता है, बेगर माय नेबर पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ये आय प्रभाव हम प्रशुल्क के द्वारा देख सकते हैं। अब प्रशुल्क के अगले प्रभाव में आता है प्रशुल्क का भुगतान संतुलन पर प्रभाव। भुगतान संतुलन मतलब कुल देनदारी और कुल लेनदारी पर प्रभाव। भुगतान संतुलन पर प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आयात की मात्रा कम हो जाती है, तो आयातों के लिए जो खर्चे थे तो वो आयातों के लिए खर्चे अपने आप कम हो जाते हैं। आयातों में खर्च कम हो जाने से जो व्यय थे वो कम हो जाते हैं। पर एक चीज़ ये भी है, अगर मांग की लोच बहुत ज़्यादा नहीं है और मांग बेलोचदार है तो फिर व्यय अधिक हो जाएगा क्योंकि मांग को कम नहीं किया जा सकेगा, आयातों की मांग को। तो यहाँ आयातों की मांग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आयातों की मांग लोचदार होती है तो प्रशुल्क से आयात अपने आप कम हो जाएंगे और भुगतान संतुलन अनुकूल होगा, और अगर मांग लोचदार नहीं है तो भुगतान संतुलन अपने आप प्रतिकूल हो जाएगा। तो प्रशुल्क के ये सारे प्रभाव हम देख सकते हैं। अब सामान्य संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत प्रशुल्क के प्रभाव को हम देखेंगे। सामान्य साम्य विश्लेषण के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जांच करते हैं और ये हम देखते हैं कि पूरे अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है। पूरे अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव ये होता है कि इससे व्यापार, कीमत, उत्पादन, उपभोग आदि में परिवर्तन और संसाधनों का पुनर्आवंटन हो जाता है। मतलब विदेशों में आय के प्रवाह को रोक करके देश में ही आय के प्रवाह को बनाया जा सकता है और आय का पुनर्वितरण होता है। रोजगार की संरचना बदल जाती है, रोजगार की मात्रा बढ़ती है, भुगतान संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है, पर ये सभी चीज़ें मांग की लोच पर निर्भर करती हैं। तो अगर हम पूर्ण देखते हैं संपूर्ण तरीके से तो प्रशुल्क का भुगतान संतुलन पर और देश के व्यापार की शर्तों पर अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट से दिखते हैं। तो हम प्रशुल्क के प्रभावों को इस तरीके से जांच सकते हैं
और इसे हम इस तरीके से व्याख्या कर सकते हैं और इसे हम समझ सकते हैं प्रशुल्क के प्रभाव।